नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलट रहे हैं जिसने 100 साल से भी ज्यादा पहले, सोचिए 1897 में, विचारों की दुनिया में हलचल मचा दी थी। हाँ, बिल्कुल। किताब है हैवेलॉक एलिस की स्टडीज इन द साइकोलॉजी ऑफ सेक्स वॉल्यूम 1। और वो भी विक्टोरियन दौर में, जब सेक्स जैसे विषय पर खुलकर बात करना भी एक तरह से गुनाह जैसा था। बिल्कुल सही। और ऐसे माहौल में हैवेलॉक एलिस, जो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई। उन्होंने इस बहुत ही निजी, बहुत संवेदनशील विषय को डर या नैतिकता के पुराने चश्मे से नहीं देखा, बल्कि पहली बार इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश की। वो जानना चाहते थे कि भाई ये यौन भावनाएं हैं क्या, क्यों हैं? हाँ, और शायद यही इस किताब का सारा है ना, कि हमारी यौन भावनाएं जैसे शर्म हो या इच्छाओं का घटना बढ़ना या फिर अपनी निजी कामुकता, ये सब बनावटी नहीं है, प्राकृतिक है। हाँ, प्राकृतिक है। और एलिस कह रहे थे कि इन्हें समझना हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए जरूरी है। एकदम। और इस पहली वॉल्यूम में एलिस ने मुख्य रूप से 3 बड़े आइडियाज पर फोकस किया है। कौन कौन से? पहला है शीलता, यानी मॉडेस्टी, जिसे हम शर्म या लज्जा कहते हैं, उसका मनोविज्ञान। ठीक है। दूसरा है कामुक चक्रीयता, सेक्सुअल पीरियोडिसिटी, मतलब हमारी यौन इच्छाओं में जो उतार चढ़ाव आता है। और तीसरा, जो शायद उस वक्त सबसे ज्यादा धमाकेदार था, वो है स्व कामुकता, यानी ऑटो इरोटिज्म। ओह हाँ, ये तो बहुत विवादित रहा होगा। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं 3 पिलर्स को एलिस के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से, शीलता। ये शब्द सुनते ही जहन में शर्म, हया ऐसी चीजें आती हैं। एलिस इसे कैसे देखते थे? क्या ये बस एक नेगेटिव भावना है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, एलिस शीलता को उस भावना की तरह बताते हैं जो हमें अपना शरीर या अपनी कुछ भावनाएं छिपाने को कहती है। हाँ, ये तो सामान्य समझ है। पर दिलचस्प बात यह है कि एलिस की जड़ें सिर्फ समाज में नहीं, बल्कि गहरे जैविक कारणों में भी देखते हैं। उनका मानना था कि शुरुआत शायद डर से हुई, भय से। डर से? कैसे? जानवरों की तरह? हाँ, बिल्कुल। जैसे जानवर खतरा महसूस होने पर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, छिपते हैं, एक सहज प्रवृत्ति। अच्छा, पर यह डर वाली भावना फिर प्रेम और सभ्यता जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों से कैसे जुड़ गई? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, यहीं एलिस का विश्लेषण काफी रोचक हो जाता है। वो कहते हैं कि इंसानों में समय के साथ ये सिर्फ शारीरिक बचाव का डर नहीं रहा, तो ये विकसित हुआ। ये सामाजिक व्यवहार, आकर्षण और यहाँ तक कि प्रेम का एक जरूरी हिस्सा बन गया। उन्होंने पुरानी कबीलाई संस्कृतियों को स्टडी किया। हाँ। और पाया कि कई जगहों पर लोग कपड़े सिर्फ मौसम या तन ढकने के लिए नहीं पहनते थे, उनके पीछे जादुई या धार्मिक वजहें थी। ओह, जैसे वो न्यू हेब्रिडीज वाला उदाहरण था ना स्रोत में, कि वहां पुरुष बुरी आत्माओं से बचाने के लिए अपने गुप्तांगों को ढकते थे। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन एलिस का तर्क था कि ये सिर्फ छिपाना भर नहीं था। धीरे धीरे इस छिपाने की क्रिया ने एक तरह का रहस्य और आकर्षण पैदा किया। अच्छा। शीलता ने यौन चयन, मतलब सेक्सुअल सिलेक्शन में एक भूमिका निभाई। जो चीज छिपी होती है उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है ना। हाँ, ये तो है। तो एलिस के हिसाब से शीलता ने प्रेम के अनुभव को और गहरा और जटिल बनाया। ये सिर्फ दमन नहीं था, ये प्रेम की भाषा का हिस्सा बन गया। वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है कि शर्म जैसी भावना असल में रिश्ते को और खूबसूरत बना सकती है। पर एलिस ने महिलाओं में शीलता पर कुछ खास कहा था, है ना, कि उनमें ये ज्यादा होती है। हाँ, एलिस ने ये ऑब्जर्व किया था कि उनके समय के समाज में महिलाओं में शीलता का प्रदर्शन पुरुषों से ज्यादा था। लेकिन वो इसे पूरी तरह से बायोलॉजिकल नहीं मानते थे। उनका मानना था कि इसका बड़ा कारण सामाजिक कंडीशनिंग थी, मतलब समाज ने जो सिखाया, जो उम्मीदें रखी। अच्छा, समाज का असर। हाँ, उन्होंने मध्ययुगीन यूरोप का उदाहरण दिया, जहां औरतें बच्चे को जन्म देते समय भी अपना शरीर पूरी तरह ढके रखने की कोशिश करती थीं। सोचिए, ये सामाजिक दबाव था। तो क्या एलिस इसे महिलाओं के लिए एक बंधन की तरह देखते थे? पूरी तरह से नहीं। देखिए, वो सामाजिक दबाव को तो समझते थे, पर उनका ये भी मानना था कि शीलता जब वो थोपी हुई ना हो, जब सहज हो, तो वो प्रेम और आकर्षण के खेल को ज्यादा रिफाइंड, ज्यादा सुंदर बनाती है। अच्छा। ये भावनाओं को कंट्रोल करने का एक तरीका भी है जो सामाजिक जीवन के लिए जरूरी है। तो एलिस के लिए शीलता अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं थी, बल्कि
बल्कि उसका रूप, उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे अपनाया जा रहा है। क्या वो सहज है या समाज का जबरदस्त चाप है? और ये कितना कल्चर पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण वो जापान वाला है ना, कि कैसे वेस्टर्न प्रभाव से पहले वहाँ पब्लिक बात में शर्म नहीं थी, पर बाद में आ गई। बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि जिसे हम नेचुरल शर्म मान लेते हैं, वो काफी हद तक हमारी संस्कृति की देन होती है। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी शर्म की समझ भी शायद उतनी यूनिवर्सल ना हो। बिल्कुल। ठीक है, तो शीलता का ये विश्लेषण काफी गहरा था, डर से शुरू होकर प्रेम और संस्कृति तक फैला हुआ। अब जहां शीलता समाज से जुड़ी थी, एलिस ने एक और पहलू देखा जो शायद ज्यादातर जैविक था, हमारी इच्छाओं का उतार चढ़ाव। इसे उन्होंने कामुक चक्रीयता कहा। ये क्या है? कामुक चक्रीयता या सेक्सुअल पीरियोडोसिटी, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी यौन इच्छाएं, हमारी कामुक ऊर्जा, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उनमें एक लय होती है, एक पैटर्न होता है, एक चक्र। वो समय के साथ घटती बढ़ती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं या समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अच्छा, और एलिस ने पाया कि ये महिलाओं में ज्यादा साफ दिखाई देता है, मासिक धर्म चक्र से जुड़ा हुआ। हाँ, एलिस ने अपने समय में लगभग 20 से ज्यादा महिलाओं की डायरीज, उनके अनुभव, उनका अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि बहुत सी महिलाओं में उनके मासिक धर्म चक्र के आसपास, खासकर पीरियड से ठीक पहले या ठीक बाद, यौन इच्छा या उत्तेजना अक्सर ज्यादा होती है। और एलिस ने जोर देकर कहा कि ये कोई गड़बड़ी या बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह से प्राकृतिक एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। उस जमाने में ये कहना भी बड़ी बात रही होगी। हाँ, क्योंकि तब महिलाओं की कामुकता को या तो अनदेखा किया जाता था या दबाया जाता था। अच्छा, क्या ये सिर्फ उस समय के यूरोपीय समाज की बात थी या उन्होंने इसे और बड़े पैमाने पर देखा? नहीं, उन्होंने इसे व्यापक संदर्भ में देखा। उन्होंने प्राचीन और उस समय के गैर पश्चिमी समाजों का भी जिक्र किया, जैसे एस्किमो या लैपलैंड की जनजातियां। अच्छा, उन्होंने माना कि शायद उन समाजों में जीवन शैली अलग होने के कारण ये चक्र उतना रेगुलर या साफ ना हो, पर ये जैविक प्रवृत्ति वहां भी मौजूद थी। ये सिर्फ सभ्यता की देन नहीं थी। ये तो हुई महिलाओं की बात। पुरुषों के बारे में एलिस का क्या कहना था? क्या उनमें भी ऐसा कोई चक्र होता है? पुरुषों में मामला थोड़ा कम साफ था, क्योंकि पुरुषों में मासिक धर्म जैसा कोई बाहरी स्पष्ट शारीरिक निशान नहीं होता ना। हाँ, सही है। तो उनकी कामुक चक्रीयता को मापना या देखना मुश्किल था। लेकिन एलिस ने कुछ संकेतों का जिक्र किया, जैसे नींद में होने वाले उत्सर्जन, मतलब नॉक्टर्नल एमिशंस। अच्छा, उससे कैसे पता चलता है? उन्होंने कुछ पुरुषों के ऐसे केस रिकॉर्ड किए जिनमें ये उत्सर्जन लगभग हर 28 दिन या एक नियमित अंतराल पर होते थे। तो एलिस का अंदाजा था कि ये शायद शारीरिक तनाव, सेहत या फिर किसी अंदरूनी जैविक लय से जुड़ा हो सकता है। लेकिन इस पर कुछ विवाद भी था, जैसा स्रोत में बताया गया है। क्या सब मानते थे इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई वैज्ञानिक उनके समय के भी और बाद के भी पुरुषों में नियमित कामुक चक्रीयता के सबूत को काफी कमजोर मानते थे। क्यों? उनका तर्क था कि इसके पीछे कोई स्पष्ट बायोलॉजिकल मार्कर नहीं था और जो पैटर्न दिखते भी थे वो शायद बाहरी वजहों से ज्यादा प्रभावित होते थे, जैसे तनाव, सेहत या अवसर मिलना। एलिस खुद भी मानते थे कि इस पर और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन उनका मेन पॉइंट ये था, चाहे चक्र स्पष्ट हो या ना हो, हमारी यौन इच्छाएं स्थिर नहीं हैं, वो बदलती हैं और इस बदलाव को स्वीकार करना सामान्य और स्वस्थ है। तो यहाँ हमारे सीखने वाली बात यह है कि अपनी इच्छाओं के उतार चढ़ाव को पहचानना और उसे स्वीकार करना जरूरी है। हाँ, ये हमें अपने शरीर और अपनी भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करता है और उस अपराध बोध से बचाता है कि अरे मेरी भावनाएं हमेशा एक जैसी क्यों नहीं है। बिल्कुल, ये प्रकृति का हिस्सा है। अपने शरीर की लय को समझना, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक, वो आत्मस्वीकृति की तरफ एक बड़ा कदम है। हाँ, और इसी आत्मस्वीकृति से जुड़ा है एलिस का तीसरा और शायद उस समय का सबसे विस्फोटक विचार, स्वकामुकता। स्वकामुकता, ऑटो एरोटिज्म, जिसमें मास्टरबेशन जैसी क्रियाएं भी आती हैं। एलिस के जमाने में तो इसको लेकर भयानक डर और गलतफहमियां थी। भयानक, बिल्कुल। उस दौर में स्वकामुकता, खासकर मास्टरबेशन को लेकर एक तरह का मॉरल पैनिक, एक नैतिक आतंक फैला हुआ था। क्या क्या माना जाता था? इसे शारीरिक कमजोरी, मानसिक पतन, बीमारियों की जड़, पागलपन का कारण, पता नहीं क्या क्या माना जाता था।
डॉक्टरों और धार्मिक नेताओं द्वारा इसे रोकने के लिए बड़े अजीब, यहाँ तक कि क्रूर तरीके भी बताए जाते थे। ओह, लेकिन एलिस ने इस पूरी धारणा को चुनौती दी। उन्होंने कहा ये नर्वस सिस्टम की एक सामान्य, एक सहज अभिव्यक्ति है। सामान्य मतलब उन्होंने इसे बीमारी नहीं माना। ये तो सीधी टक्कर थी उस समय की सोच से। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। एलिस ने सैकड़ों केस स्टडीज, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशंस, ऐतिहासिक दस्तावेज, इन सब का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश की कि स्वकामुक भावनाएं और क्रियाएं ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसानों में बहुत आम है। अच्छा, ये यौन विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर इसे लेकर बहुत ज्यादा अपराध बोध ना पाला जाए और इसे संयम में रखा जाए तो ये शारीरिक या मानसिक रूप से हानिकारक नहीं है, बल्कि इसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश करना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, मानसिक तनाव पैदा कर सकता है। और क्या उन्होंने इसे सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रखा? क्योंकि अक्सर बातें तो सिर्फ पुरुषों के बारे में ही होती थीं। नहीं, और यही एलिस के काम की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्रों, उनकी डायरीज, उनके व्यक्तिगत अनुभवों का भी अध्ययन किया। अच्छा, महिलाओं के बारे में भी। हाँ, उन्होंने पाया कि महिलाएं भी, चाहे वो सपनों के जरिए हो, कल्पनाओं से हो या शारीरिक क्रियाओं से, स्वकामुक भावनाओं का अनुभव करती हैं। कृतिक और सामान्य है जितना पुरुषों में। उन्होंने महिलाओं की यौन भावनाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया, जो इस पितृसत्तात्मक समाज में एक बहुत बड़ी, बहुत प्रगतिशील बात थी। ये वाकई बहुत अहम पॉइंट है। और उन्होंने ये भी दिखाया कि ये कोई नई चीज नहीं है या बिगड़े हुए समाज की देन नहीं है। मतलब ये हमेशा से मानव संस्कृति का हिस्सा रही है। कला और साहित्य के उदाहरण दिए उन्होंने। हाँ बिल्कुल, एलिस ने प्राचीन कविताओं, मूर्तिकला, पेंटिंग्स, यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबल और शेक्सपियर जैसे महान लेखकों के कामों में भी स्वकामुकता के प्रतीक, उसके संकेत या सीधे उल्लेखों को खोजा। अच्छा, उनका मकसद ये दिखाना था कि ये मानवीय भावनाएं और व्यवहार हमेशा से मौजूद रहे हैं, भले ही समाज ने उन पर खुलकर बात न करने दी हो या उन्हें छुपाने की कोशिश की हो। और वो 18वीं सदी की किताब लोनानिज्म वाली बात भी मजेदार है, जिसने मैस्टरबेशन को एक भयानक बीमारी बताया था। एलिस ने सीधे सीधे उसे गलत साबित किया। हाँ बिल्कुल, एलिस ने उस किताब और उसके जैसी दूसरी धारणाओं को अवैज्ञानिक बताया, डर फैलाने वाला बताया। उनका मूल तर्क यही था कि हमारी प्राकृतिक यौन भावनाओं को पाप या बीमारी मानकर दबाने से मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो उपाय क्या है? उपाय है समझना, स्वीकार करना और स्वस्थ तरीके से मैनेज करना। यही हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से ज्यादा संतुलित और स्वस्थ बनाता है। दमनकारी रवैया फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। तो हमने शीलता, कामुक चक्रीयता और स्वकामुकता पर एलिस के विचारों को समझा। ये सब उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की बातें थीं। अगर हम इन सबको मिलाकर देखें तो ये किताब हमें आज के लिए क्या नैतिक सबक सिखाती है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक है खुली सोच और वैज्ञानिक नजरिए का महत्व। एलिस ने सिखाया कि जिन विषयों को समाज टैबू या गंदा मानता है, उन्हें डर या पूर्वाग्रह से नहीं बल्कि समझने की नीयत से वैज्ञानिक ढंग से देखना चाहिए। सही बात है। यौन भावनाओं पर खुलकर ईमानदारी से बात करना, ये एक स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज की निशानी है। दमन और अज्ञानता सिर्फ समस्याएं बढ़ाते हैं। दूसरा सबक जो मुझे बहुत जरूरी लगता है वो है महिलाओं की यौनिकता का सम्मान। हाँ बिल्कुल, एलिस ने उस समय में महिलाओं की यौन भावनाओं, उनकी इच्छाओं, उनके अनुभवों को गंभीरता से लिया। उन्हें पुरुषों के बराबरी प्राकृतिक और महत्वपूर्ण माना। ये हमें आज भी याद दिलाता है कि लैंगिक समानता सिर्फ बाहरी अधिकारों की बात नहीं है, वो हर व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और अनुभवों के सम्मान तक जाती है। और तीसरा है शिक्षा की ताकत। एलिस सेक्स एजुकेशन के शुरुआती समर्थकों में से थे। अच्छा, उनका मानना था कि सही जानकारी न सिर्फ व्यक्तिगत भ्रम और डर को दूर करती है, बल्कि सामाजिक नजरिए को भी बदल सकती है। उनका संदेश साफ था, अज्ञानता डर पैदा करती है और ज्ञान हमें आजादी देता है। सही कहा, वैज्ञानिक जानकारी हमें बेहतर और स्वस्थ निर्णय लेने में मदद करती है। बिल्कुल, ये तीनों बातें आज भी उतनी है, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी है। 1897 की ये किताब आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? देखिए, आज जब हम मेंटल हेल्थ, सेल्फ एक्सेप्टेंस, जेंडर इक्वालिटी, अपनी भावनाओं को खुलकर कहने के महत्व पर इतनी बात करते हैं, हाँ, तो एलिस का काम हमें याद दिलाता है कि इन बहसों की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये किताब हमें एक ऐतिहासिक नजरिया देती है
कि कैसे समाज इन मुद्दों से जूझा है और कैसे एक व्यक्ति की हिम्मत और वैज्ञानिक सोच ने बदलाव की नींव रखी। ये हमें अपने शरीर, अपने मन और समाज के तथाकथित नियमों को एक आलोचनात्मक नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि कहीं हम आज भी किसी दमित भावना या सामाजिक पूर्वाग्रह के शिकार तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये किताब सिर्फ सेक्स के मनोविज्ञान पर नहीं है, ये इंसानी स्वभाव, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत आज़ादी पर भी गहरी समझ देती है। हाँ, उन लोगों के लिए वाकई जरूरी है जो खुद को और दूसरों को बेहतर समझना चाहते हैं। एलिस ने उस समय वो चुप्पी तोड़ी जब ऐसा करना आसान नहीं था। उनकी हिम्मत और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ही इस क्षेत्र में आगे के शोध और खुली बहस का रास्ता खोला। तो संक्षेप में कहें तो हेवलॉक एलिस की स्टडीज इन द साइकोलॉजी ऑफ सेक्स वॉल्यूम 1 हमें सिखाती है कि हमारी यौन भावनाएं जटिल हैं, प्राकृतिक हैं और समझने योग्य हैं। हाँ, इन्हें जानना और स्वीकार करना हमें न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि एक ज्यादा समझदार और सहिष्णु समाज बनाने में भी मदद करता है। निश्चित रूप से ये रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक बदलावों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही विचार करने लायक स्रोत है। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। जिस तरह हेवलॉक एलिस ने अपने समय के सबसे टैबू विषय को वैज्ञानिक तर्क और खुली सोच से परखा और उससे जुड़ी गलत धारणाओं को चुनौती दी, क्या आज हमारे समाज में भी कुछ ऐसी सामान्य मानी जाने वाली धारणाएं, आदतें या अनकहे नियम हैं जिन्हें हम बस मान लेते हैं बिना सोचे समझे? अच्छा सवाल है। क्या उनमें से कुछ को इसी तरह की खुली, आलोचनात्मक और वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत है ताकि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से और बेहतर बन सके? ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज के हमारे नॉर्मल में ऐसा क्या है जिस पर सवाल उठाने की हिम्मत शायद हमें भी करनी चाहिए। इस गहरी और विचार जगाने वाली चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी और दिलचस्प रही होगी। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।